हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे महिला आरक्षण बिल। चूंकि अभी चर्चा में बहुत है, इसलिए सोचा कि इस पर जरूर बात की जाए। परीक्षाएं भी आने वाली हैं, तो संभवतः ये सवाल आपको कहीं ना कहीं मिले। महिला आरक्षण बिल, और यह अधिनियम बन गया है। संविधान संशोधन आपको मालूम होगा ये कौन सा है। नहीं मालूम है तो हम लिख देते हैं 128वां। महिला आरक्षण बिल जो इस बार गणेश चतुर्थी के दिन विशेष सत्र में पास किया गया, उसके पहले का कुछ इतिहास जान लेते हैं। तो उसके पहले आप कल्पना कीजिए कि सबसे पहले महिला आरक्षण बिल की बात कब की गई होगी। कांग्रेस गवर्नमेंट में, जनता सरकार में? नहीं, ये सबसे पहले की गई थी 1931 में सरोजिनी नायडू के द्वारा। सरोजिनी नायडू के द्वारा कब हुआ था? 1931 में। और इसमें बेगम शाह भी थी, मतलब दोनों लोगों ने मिल करके महिला आरक्षण बिल की बात की थी। देश आजादी के बाद सबसे पहले अगर चर्चा में आई है बिल, तो 1971 में नेशनल एक्शन कमेटी ने सिफारिश की। नेशनल एक्शन कमेटी कब की बात है ये? 1971 में। इसने भी जो है 1/3 रिजर्वेशन की बात की थी, लेकिन फिर बात आगे नहीं बढ़ी और बात खारिज हो गई। उसके बाद में आपको याद होगा कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन आया, और इसके तहत ग्राम व नगर में पंचायत मतलब 1/3 रिजर्वेशन दिया गया महिलाओं को। तो ध्यान रखिएगा, 1931 में सरोजिनी नायडू का है, और उसके बाद 1971 में नेशनल एक्शन कमेटी है, और फिर 73वां और 74वां संविधान संशोधन होता है, और जिसके अंतर्गत ग्राम और नगर पंचायत में 1/3 रिजर्वेशन महिलाओं को दिया जाता है। यहां तक बात साफ हुई। आपको याद होगा एक बात कि महाराष्ट्र, बिहार, एमपी, कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर 50% रिजर्वेशन है ग्राम नगर पंचायत में। अब देखिए, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी हमारा जो मेन मुद्दा है वो महिला आरक्षण बिल है, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। और इसके अंतर्गत खास बात क्या है? इसकी खास बात यह है कि लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण, अर्थात जो संख्या अभी 81-82 है वो कितनी हो जाएगी? 182, 545 में। ये इतना समझ में आई आपको बात कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम है 2023, और ये संविधान संशोधन कौन सा है? 128वां संविधान संशोधन है। और इसके अंतर्गत प्रावधान क्या है कि लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटें रिजर्व रहेंगी। खास करके दिल्ली के भी संदर्भ में आप देख लीजिए। लेकिन हाँ, ये वहां पे नहीं रहेगी जहां पर सिर्फ एक सीट है लोकसभा की, जैसे पुदुचेरी की। यहां पर यह मान्य नहीं होगा। तो कभी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू नहीं है। तो हो सकता है कि वह 4 राज्यों का नाम दे दे और उसमें पुदुचेरी भी दे दे। तो अगर आपको पता होगा तो आप आसानी से एलिमिनेट कर पाएंगे पुदुचेरी। यहां तक बात आई समझ में? अब देखिए, बात यह है कि कितनी बार इसको लेकर के विरोध हुआ, कितनी बार यह लोकसभा में लाया भी गया, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण से, राजनीतिक हितों के कारण से ही, राजनीतिक मुद्दों के कारण से ही यह बिल पास नहीं हो पाया था। 1998 में एनडीए की सरकार थी जो 84वां अमेंडमेंट लेकर के आई थी, उसके बावजूद ये फिर पास नहीं हो पाया। उसके पहले भी अगर जाए तो 1996 में यूपीए की गवर्नमेंट थी, तब भी यह बिल जो है मतलब पूरी तरीके से सहमति से पास नहीं हो पाया और फिर पेंडिंग में रहा। 30 साल बाद, करीब 27 से 30 वर्ष जो भी है, 30 साल बाद आप देखिए कि जब विशेष सत्र चल रहा है
उस दिन दो घटनाएं होती हैं गणेश चतुर्थी के दिन। एक पहली घटना ये है कि हम नए संसद में प्रवेश करते हैं, और दूसरी आज ही के दिन जो पहला बिल पास हुआ वो कौन सा है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पास हुआ है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहीं ना कहीं नारी के राजनैतिक सशक्तिकरण की ओर एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है। अभी तक यह संख्या आप देखेंगे कि लोकसभा में यह संख्या कितनी है? 14% या 15% इतनी है। राज्यसभा में भी ये 11% के आसपास है। इतना ही नहीं, अगर वैश्विक स्तर पे आप देखेंगे तो वैश्विक स्तर पे महिलाओं की कुल भागीदारी 25% है, जो कि एक चिंता का विषय है। जब हम लोकतांत्रिक समाज में रह रहे हैं, जब हम ये मानते हैं कि स्त्री और पुरुष दोनों ही किसी राष्ट्र के विकास के लिए कितने आवश्यक हैं, वहां पर महिलाओं की यह भागीदारी चिंताजनक है। यहाँ तक कि वैश्विक स्तर पर भी यह भागीदारी पूरे विश्व में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। और भारत एक बड़ा देश होने के नाते, लोकतांत्रिक देश होने के कारण उसने सबसे पहले यह काम किया है अगर, तो यह वास्तव में सराहनीय है, जिसकी चर्चा अभी G20 सम्मेलन में की ही जा रही थी। G20 सम्मेलन में महिलाओं की भागीदारी पे चर्चा हुई और भारत ने प्रतिबद्धता दिखाई भी कि हम इसमें आगे प्रयास करते रहेंगे, और पीछे भी हमने प्रयास किया है। जब जब महिलाओं को मौका मिला है वो अपने को बेहतर साबित करके दिखाई हैं। बात कर लीजिए 73वें और 74वें संविधान संशोधन में, यह बात खूब समझ में आती है। यह प्रश्न उठता है कि महिला प्रधानपति की जगह मतलब उनके पति प्रधान होते हैं, लेकिन क्या हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़े हैं? जब यह बिल आया था और आज की स्थिति में महिलाओं की स्थिति में अंतर नहीं आया है। प्रधानपतियों का जो कॉन्सेप्ट है तब से और आज में क्या परिवर्तन नहीं आया? या हम यह मान लें कि उन्हें प्रधानपति चलाएंगे तो एक कदम भी ना चला जाए? सबसे पहले आवश्यकता है एक कदम घर से बाहर निकलने की, उसके बाद में कमियां या अच्छाइयां, आलोचना या प्रशंसा दोनों बात का विषय है और उसे हम बाद में देखेंगे भी। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत हमने जैसा कि देखा कि लोकसभा और विधानसभा में 33% सीटें आरक्षित हो जाएंगी महिलाओं के लिए। अब सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ ये उठता है कि जो SC और ST महिलाएं हैं, क्या उनके लिए अलग से रिजर्वेशन का प्रावधान किया जाएगा? अगर इनके लिए भी अलग से प्रावधान किया गया तो यहाँ पर सीटों की संख्या असंतुलित हो जाएगी, यानी कि जो आरक्षण का प्रावधान है वो बिगड़ जाएगा। प्रावधान न करके संतुलन कह सकते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे ये कंफर्म हो जाइए कि ये जो 33% का कोटा है, इसी कोटे के अंदर कोटे का प्रावधान है, यानी कि कोटे के भीतर कोटे का प्रावधान। इसी 33% में SC भी होंगे और ST महिलाएं भी होंगी। फिर एक दूसरी बात है कि OBC को यहाँ पर क्यों नजरअंदाज कर दिया गया? तो ध्यान देने की बात है कि पहले भी जो लोकसभा या राज्यसभा या विधानसभा में जो चुनाव हुए हैं वहां पर OBC के लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। तो जब वहां पर रिजर्वेशन नहीं है तो यहाँ पर भी रिजर्वेशन का कोई कॉन्सेप्ट अभी तक समझ में नहीं आता। हाँ, यह है कि इनको नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है, ये भी इसी में आएंगे। एक बात और देखिए, सबसे जरूरी बात है कि अभी सेंसस स्थगित है और जब सेंसस आएगा तब नया परिसीमन लागू होगा और उसके बाद में फिर जो है यहाँ सीटों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी और महिलाओं की स्थिति को भी तय किया जाएगा। कुछ बातें यहाँ तक भी हो रही हैं कि हो सकता है जातिगत जनगणना आए, उनके आंकड़े आए, तो जब उनके आंकड़े आएंगे तब इनकी स्थिति पर विचार किया जाना संभावित है। अभी इन बात को लेकर अगर राजनीति की जाए या इस बिल की आलोचना की जाए तो यह बात अभी ठीक नहीं। एक बात और है कि यह बिल लागू कब से होगा, तो ये मत समझिए कि 2024 से महिलाएं जो है 33% आरक्षण की भागीदार होंगी यहाँ पर, नहीं। चूंकि अभी 2026 तक सेंसस यही चल रहा है, तो अभी जब नया परिसीमन आएगा, नई जनगणना होगी, उसके बाद में इनकी डिलिमिटेशन बढ़ाई जाएंगी, तब जाकर के कहीं 29 से पहले कम से कम आप यह नहीं सोच सकते हैं कि महिलाओं का जो आरक्षण है वो 2029 से पहले संभव है। तो अभी समय बहुत लंबा है, लेकिन हाँ, यह प्रयास बेहतर है। लोकतांत्रिक देश में दोनों की ही सहभागिता आवश्यक है
और इससे भारत की भी स्थिति विश्व में मजबूत होगी और सशक्त होगी। साथ ही साथ यह महिला सशक्तिकरण के लिए भी एक बढ़िया प्रयास है। जब भी महिला सशक्तिकरण के लिए राजनीतिक प्रयास किए गए हैं, हमने देखा है कि जो भी महिलाएं हैं वो बाकियों से अच्छा प्रयास करके दिखाई हैं। और सिर्फ राजनीति में ही नहीं, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, आप हर जगह उनकी भागीदारी को देख सकते हैं। तो ये आकलन या एक सामाजिक पूर्वाग्रह कम से कम मिथक ही साबित होगा कि महिलाएं उतना बेहतर नहीं कर सकती हैं, क्योंकि उनके पास अनुभव की कमी है। दूसरी बात यह है कि आप देख सकते हैं कि अभी ये जो भागीदारी 14-15% या 11% है, जब यह भागीदारी बढ़ जाएगी तो बाकी महिलाओं के हितों की बात कौन करेगा? एक महिला ही करेगी। जैसे कि पिछड़े जाति वर्गों की जो बातें हैं वो उस आयोग के माध्यम से रखा जाता है, चाहे वो एससी हो चाहे एसटी हो। इसी तरह से जब महिला अपने वर्ग से आएगी तो यह अपने वर्ग की समस्याओं को ठीक प्रकार से समझेगी और उसे ही एम्पैथी कहते हैं। और शासन में जब एम्पैथी आएगा तो गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट अपने आप सही हो जाएगा। तो आप जान लीजिए कि जब महिला आएगी तो अभी फिलहाल एक घटना आपको बताते हैं कि 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री जी लाल किले से महिलाओं की समस्या से लेकर के चर्चा कर रहे होते हैं, उनकी और सैनिटरी पैड के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर यही महिला सशक्त होगी और जब यह अपनी बात कहना शुरू कर देगी तो यह ज्यादा बेहतर कह पाएगी और फिर वहां पर प्रधानमंत्री जी को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनका प्रतिनिधित्व एक महिला ही कर रही है और वह सहज भी होगी और बाकी महिलाएं भी सहज होंगी अपनी समस्या बताने के लिए। तो ध्यान दीजिए, महिला आरक्षण बिल के बारे में कुछ ही बातें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे संविधान संशोधन 128वां है और इसके अंतर्गत कुछ बातें और हैं। अनुच्छेद 330 ए और अनुच्छेद 332 ए में परिवर्तन किया गया है। अगर अनुच्छेद पूछेगा तो ये जरूर बताइएगा। और दूसरी चीज ये बताइएगा कि इसमें 33% आरक्षण है और यह कोटे के भीतर कोटा है और नगर पंचायत से अभी तो कोई लेना देना नहीं है, ये तो पुराना कॉन्सेप्ट था, लेकिन इतनी बात आप कर सकते हैं। थैंक यू। आगे मिलते हैं नए टॉपिक में।